Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now today, I'm I'm going to take another chapter of history. Its name is Peasant, Zamindar, and the State. Okay, beta. In this chapter, I am going to tell you about the peasant zamindar and the state relationship during the 16th and 17th century. 17th और 16th century के बीच में हमारे ये पीजेंट जमींदार और स्टेट्स जो थे इनके बीच में क्या रिलेशनशिप था उनके बारे में अपन बात करेंगे। अच्छा, अपन जानते हैं इंडिया की 85% जो पॉपुलेशन थी 16-17 के अंदर वो विलेजेस के अंदर रहती थी। ठीक है, हालांकि जो भी अपन को जो आज हम आपको बताएंगे ये पीजेंट की कंडीशन जमींदार की ये इन लोगों ने नहीं लिखी है। कई प्रकार के ट्रेवलर्स आए थे, उन्होंने लिखा है इनके बारे में। दूसरा, अकबर के आईन अकबरी जो थी अबुल फजल ने जो लिखी थी, इन सारे और भी कई सारे रिसोर्सेज थे। इन रिसोर्सेज को एग्जामिन करने के बाद में आज हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे। ठीक है, जैसे मैंने कहा 85% जो पॉपुलेशन है उस टाइम में 16-17 सेंचुरी में विलेजेस के अंदर रहती थी। ठीक है, यहाँ पे पीजेंट भी थे। पीजेंट मतलब फार्मर्स वगैरह भी थे। लैंडेड एलिट्स भी थे। एलिट मतलब होता है उच्च वर्ग, प्रोडक्शन जमींदार टाइप में, राजा से रिलेटेड भी ये लोग हो सकते थे। हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में ये इन्वॉल्व थे हैं और एंड क्लेम राइट टू ए शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, और जो भी पैदा होता था उसमें अपने हिस्से का दावा करते थे। जैसे हिस्से का दावा कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए फार्मर है या तो उसकी खुद की लैंड है तो उसका प्रोडक्शन हो गया, और अगर वो किसी दूसरे की लैंड पे प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो जो प्रोडक्शन आएगा तो उसमें जिसकी ज़मीन थी उसका भी शेयर होगा, और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं जो फार्मर्स हैं उनका भी शेयर होगा। अच्छा, इस तरह से जब ये सिस्टम था तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन भी था, कॉम्पिटिशन्स भी होता था और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी होते थे। भाई संबंध खराब, दोनों मिलकर काम करते थे। भाई एक की ज़मीन और एक की लैंड हो गई, दूसरा उस पर कल्टीवेशन कर रहा है, प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूस जो है उसको वो शेयर कर लेते थे। कई बार शेयर करते वक्त भी उनमें कंपटीशन हो सकता था, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते थे। ठीक है, द सम ऑफ दीज एग्री, और इस प्रकार का यह खेती से संबंधित जो समाज है ये ही रूरल सोसाइटी बनाता था। आगे चलते हैं। एट द सेम टाइम एजेंसी, इसके अलावा कुछ एजेंसियां थी जो बाहर की भी थी और रूरल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर गई थी। ये कौन थे? ये मुगल स्टेट था। तो ये जमींदार हो गया जैसा मैंने आपको बताया, और फार्मर्स हो गए, और रूलिंग मुगल एम्परर जो थे ये भी, क्योंकि गाँव में क्या होता है, एग्रीकल्चर होती है। एग्रीकल्चर से क्या होता है, लैंड रेवेन्यू वगैरह मिलता है। तो हर जो राजा होता था वो गाँवों के ऊपर, विलेजेस के ऊपर अपना अधिकार रखते थे। अच्छा, तो क्यों रखते थे? क्यों? विच डिराइव द बल्क ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से इनकम मिलती थी। एजेंट्स ऑफ, अच्छा इस काम में कौन कौन से पीपल्स लगे हुए थे? एजेंट्स ऑफ द स्टेट्स लगे हुए थे, राजा का कोई नुमाइंदा वगैरह लगा रहता था। रेवेन्यू, अच्छा वो रेवेन्यू डिसाइड करते थे। कलेक्टर होते थे, रिकॉर्ड रखने वाले कीपर्स होते थे। साउथ टू कंट्रोल rural society so as to ensure that cultivation took place and the state got it regular। अच्छा, वो ध्यान रखते थे कि कल्टीवेशन ढंग से होती रहे, और जो स्टेट्स को जो उनसे इनकम होती है वो इनकम भी रेगुलर उनको मिलती रहे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। सिंस मैनी क्रॉप आर ग्रोन, कई जो क्रॉप्स थी उस टाइम में बेचने के लिए उगाते थे। ट्रेड होता था, मनी और मार्केट जो था वो विलेज में एंटर हो जाते थे। कैसे भी, जैसे हार्वेस्ट सीजन होता है तो जो भी बड़े बड़े सेठ होते हैं वो गांव में पहुंच जाते हैं उस फसल को खरीदने के लिए। एंड लिंक द एग्रीकल्चर एरिया विद द
टाउन। इस प्रकार से एग्रीकल्चर एरिया का और टाउन का लिंक होता था। आगे चलते हैं, पीजेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो पीजेंट्स वगैरह होते थे, फार्मर्स वगैरह होते थे, और उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस वगैरह कैसे होता था, यानी कि वो किस टाइप की फसल्स वगैरह उगाते थे। अच्छा, द एग्रीकल्चर सोसाइटी वाज द विलेज। एग्रीकल्चर सोसाइटी की या खेती वाले समाज की जो बेसिक यूनिट है वो गांव है। इनहेबिटेड बाय द पीजेंट, किसके कौन रहते हैं वहाँ पे, फार्मर्स रहते हैं। हु परफॉर्म द मैनीफोल्ड सीजनल टास्क, और वो कई प्रकार की सीजनल टास्क काम वगैरह करते थे। कैसे काम करते हैं, जब किसान है वो खेती में लग गया है, फार्मिंग एक्टिविटी में लग गया है, तो फार्मिंग एक्टिविटी सिर्फ यही नहीं होती है कि खेतों को डिगिंग करना, खोदना, फिर फसल, फिर जो सीड्स हैं स्प्रेड कर दिए, ये सफिशिएंट है, और हार्वेस्ट सीजन में ले लिया, उनकी कटिंग कर दी, ऐसा नहीं है। उनको कई और भी काम करने पड़ते थे, जैसे टिलिंग द सॉइल हो गया, सोइंग सीड्स हो गया, हार्वेस्ट द क्रॉप, और उसका पकने का इंतजार करते थे, उसका ध्यान भी रखते थे। मतलब पूरे साल वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी फार्मिंग से रिलेटेड करते रहते थे। अच्छा, और वो दे कंट्रीब्यूट देयर लेबर टू द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रो बेस्ड गुड्स, और वो चीजें भी बनाते थे जो एग्रो बेस्ड गुड्स पर डिपेंड थी, जैसे कि शुगर या ऑयल वगैरह भी निकालते थे। जैसे शुगर केन उगा दिया, शुगर केन से उन्होंने शुगर बनाते थे वो लोग। इसी प्रकार के मस्टर्ड या कोई भी ऑयल से रिलेटेड, जैसे कॉटन वगैरह, उनकी तेल वगैरह भी निकालते थे, मस्टर्ड वगैरह। But rural India was not characterized by the settled peasant production alone. अच्छा, जो रूरल इंडिया है वो सिर्फ उन्हीं एरिया से ही रिलेटेड नहीं है जहाँ पे किसान एक जगह पर रहकर एग्रीकल्चर करता था। सेवरल काइंड्स, और दूसरे एरिया भी होते थे जो ड्राई लैंड्स या हिली रीजन्स होते थे, जहाँ पे कल्टीवेशंस नहीं होती थी, उस लेवल पे नहीं होती थी जिस लेवल पे, या जैसे कोई फर्टाइल रीजन है जहाँ की सॉइल अच्छी है, उतना वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती थी। इन एडिशन फॉरेस्ट एरिया मेड अप ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द टेरिटरी, और उस एरिया के अंदर जैसे जंगल वगैरह भी होते थे, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम होता था। वी नीड टू कीप दिस वेराइटी, हमें इन सबको पढ़ते वक्त वहाँ उस एरिया की टोपोग्राफी का भी ध्यान रखा जाता है। गांव का मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर ही होगी, गांव में कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे बैरन लैंड्स भी होंगी, कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे ड्राई लैंड्स होंगी, है हिली एरियाज भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस भी हो सकता है। तो हमको पूरी टोपोग्राफी पर ध्यान देना जरूरी है। लुकिंग फॉर रिसोर्सेज, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ रिसोर्सेज एग्रीकल्चर के बारे में, पीजेंट जमींदार के बारे में, हाउ कुड आई नो, मैं कैसे जानता हूँ। तो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले बताया था, इन फार्मर्स ने, जिनके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने अपने बारे में खुद कुछ नहीं लिखा है। इनके बारे में हमें लैंड रेवेन्यू जो रिसोर्सेज जो थे, कलेक्शन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, रिकॉर्ड कीपर्स होते थे, उनके जरिए हम अंदाजा लगा रहे हैं कि उनकी सोसाइटी ऐसी होती होगी। Our major sources, the agrarian history of the 16th and early 17th century are chronicles, उस टाइम में लिखी गई कोई रिटन डॉक्यूमेंट थे, एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मुगल कोर्ट, और मुगल कोर्ट के कोई डॉक्यूमेंट थे, उनसे हमको इनकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स वाज द आईन अकबरी, उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट आईन अकबरी था, जो इन्होंने किसने लिखा था, ऑथर्ड बाय द अकबर कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल, अंडरलाइन कर लेना इसको। दिस टेक्स्ट meticulously record the arrangement made by the state to ensure cultivation, इस टेक्स्ट के जरिए उस एरिया में कल्टीवेशंस को अरेंज किया हुआ था। टू अनेबल द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द एजेंसी ऑफ द स्टेट एंड टू रेगुलेट, अच्छा पूरा ध्यान रखा जाता था, पूरा कंट्रोल किया जाता था
जैसे क्या होता था पहले, इन्होंने लैंड का मेजरमेंट किया कि भाई हमें लैंड रेवेन्यू कितना आता है। कई बार क्या होता था, जैसे सपोज कीजिए आपके पास में लैंड है, आपको पता ही नहीं कितनी लैंड है, आपने कोई एक सर्वेंट अपॉइंट कर दिया कि भाई हमारे को इस लैंड पे जो प्रोडक्शन हो उसका हाफ शेयर आपको देना है। अब आपको पता ही नहीं है आपकी लैंड कितनी है, जब तक आपको लैंड पता नहीं होगी तो आप हाफ प्रोडक्शन कैसे ले पाओगे। तो इसी तरह से अकबर ने पूरी लैंड का मेजरमेंट करवाया था। और इसी वजह से रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रूलर मैग्नेट्स द जमींदार, पूरी तरीके से इनमें एक दूसरे में रिलेशंस बने हुए थे। संबंध का मतलब हमेशा अच्छे ही नहीं होते हैं। अच्छा, द सेंट्रल पर्पज ऑफ आईने वाज टू प्रेजेंट ए विजन ऑफ अकबर एम्पायर। अच्छा, इसमें जो मेन एम जो था कि आईने अकबरी में ऐसा क्यों लिखा गया है, इसकी ज़मीन की नाप तोल की गई इस तरीके से ताकि जो रूलिंग एलीट है, जो रूलिंग रूलर है, वो पूरे एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल रख सके और इस ड्यूरेशन में कोई भी रिवोल्ट वगैरह अगर होता है मुगल स्टेट्स के अगेंस्ट तो उसको आसानी से दबाया जा सके। नहीं आया होगा समझ में? क्या है, उन्होंने लैंड का मेजरमेंट कर लिया, लैंड का मेजरमेंट कर लिया तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू जो था वो डिसाइड कर दिया। अब क्या होगा, जब वो लैंड रेवेन्यू लेने का जब टाइम आएगा, जो पीजेंट है अगर वो इजीली देते रहेंगे तो कोई रिवोल्ट नहीं होगा, और अगर वो देने में आनाकानी करेंगे तो रिवोल्ट का पहले ही पता चल जाता है कि पीपल्स जो हैं वो अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, हो सकता है लैंड रेवेन्यू ज्यादा हो। तो इस तरीके से अच्छा, इस प्रकार से इन्होंने सिस्टम किया ताकि कोई भी रिवोल्ट को आसानी से फेल किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, वॉट एवर वी लर्न फ्रॉम द आईने अबाउट द पीजेंट रिमेन अ व्यू फ्रॉम द टॉप। हमें पूरा व्यू देखने के लिए टॉप से स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, however the account of आईने can be supplemented by descriptions contained in shorts amending। जो हम आपको आज बता रहे हैं कि हमको आईने अकबरी में ये लिखा हुआ था, ये कि ये चीज़ें ही हमको दिल्ली से बहुत दूर के जो एरिया थे वहाँ पे भी हमको ये सारी चीज़ें रिटर्न रिकॉर्ड्स में मिली हैं, दूसरे किसी ट्रैवलर्स ने वगैरह ने लिखी होंगी। कौन से एरिया थे? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, डेटिंग फ्रॉम द 17th एंड 18th सेंचुरी। फर्दर द एक्सटेंसिव रिकॉर्ड ऑफ द, फिर आगे चल के हमको इसी तरीके से जो रिकॉर्ड थे ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसमें भी हमको मिलते हैं, एग्रीगेशन रिलेशन इन द ईस्टर्न इंडिया। ऑल दीज सच रिकॉर्ड इंस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट। और उनके ड्यूरेशन में भी इन पीजेंट्स में, जमींदार में और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते थे। नेचुरल बात है, लैंड रेवेन्यू को लेकर होते होंगे। अच्छा, इन द प्रोसेस दिस गिव अस इंसाइट इनटू पीजेंट। अच्छा, इस रिटर्न रिकॉर्ड के जरिए हमको यह इंफॉर्मेशन से मिलती है कि जो फार्मर्स हैं वो स्टेट के लिए क्या सोचते होंगे एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, और वो किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे राजा की तरफ से। जैसे मान लीजिए लैंड एग्रीकल्चर हो रही है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी या रेन वगैरह प्रॉपर हो रही है तो वो लैंड रेवेन्यू आसानी से दे दिया करते होंगे। और कई बार क्या होता होगा, रेनफॉल अनसर्टिनिटी बनी रहती है, वो नहीं होती होगी रेन, फसल खराब हो जाती होगी, तो वो राजा से उस ड्यूरेशन में कोई हेल्प की उम्मीद भी करते हैं। पीजेंट एंड देयर लैंड, अब यहाँ पे पीजेंट्स और उनकी ज़मीन संबंधित इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। हमको जो इंडो पर्शियन सोर्सेज मिले हैं जो कि मुगल पीरियड में लिखे गए थे, उसमें पीजेंट्स को वो डिनोट करते हैं, बताते हैं कि इनको रैयत बोला जाता था, और जिसका प्लूरल फॉर्म है रिया, ठीक है। और मुजारियन, कई बार क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मुजारियन। रैयत, रैयत मतलब उनकी लैंड को कहा जाता है, उनकी किसानों को कहा जाता है। इन एडिशन वी ऑल्सो एनकाउंटर द टर्म किसान और आसामी, इनको दूसरे टर्म में किसान भी और ये वर्ड्स भी बोले जाते थे।
Sources of the 17th century refers of two kinds of peasant. 17th century में जो हमको रिटर्न रिसोर्सेज मिले हैं उसमें हमको टू टाइप के जो फार्मर्स हैं उनके बारे में पता चलता है। एक का नाम था खुदा खास्ता और नेक्स्ट का नाम था पाही खास्ता। खुदा खास्ता मतलब उसके पास में खुद की लैंड होती थी, वो खुद की लैंड पे कल्टीवेशन करता था। जो दूसरा और वो उसी गांव के होते थे। दूसरे बंदे हैं पाही खास्ता, ये वो पर्सन होते थे जो दूसरे गांव से आते थे और इनके पास में खुद की जमीन नहीं होती थी। अच्छा, जो पाही कास्ता है नेचुरल बात है, वो खुद की चॉइस से पाही कास्ता नहीं बनते होंगे मतलब क्या होता है, जैसे उनके पास में लैंड होगी, लैंड पे कल्टीवेशन होता होगा, कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं होती होगी तो राजा उनकी ज़मीनों को वापस ले लेता होगा, जिसकी वजह से वो लैंडलेस फार्मर बन जाते होंगे और अपना सबसिस्टेंस के लिए वो दूसरे गांव में जाते होंगे और पैदावार करते होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू डिस्टेंस विलेज वर मोर फेवरेबल। और कई बार क्या होता था, गांव के अकॉर्डिंग जो है लैंड रेवेन्यू कहीं ज़्यादा होता था कहीं कम होता था। जहाँ ज़्यादा होता था तो वो अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया करते थे और जहाँ कम होता था वहाँ पे खेती करने के लिए वो लोग चले जाते होंगे। अच्छा, और ऐसे लोगों की कंडीशन जो है फेमाइंस के समय मतलब अकाल के समय और भी ज़्यादा खराब हो जाती होगी। अच्छा, सेल्डम हमको जो रिटर्न रिसोर्सेज मिले हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में तो बताया गया है कि शायद ही किसानों के पास में एक पेयर ऑफ बुलॉक्स मतलब बैलों का जोड़ा और 2 हल होते होंगे और कईयों के पास तो इससे भी कम सामान होता होगा। अच्छा, उस टाइम में गुजरात में जिनके पास में 6 एकड़ लैंड है उनको समृद्ध माना जाता था कि हाँ भाई ये किसान ठीक ठाक है। बंगाल में 5 एकड़ वाले को अपर लिमिट का माना जाता होगा। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड 5 एकड़ वाज द अपर लिमिट ऑफ एन एवरेज पीसेंट फार्म। 10 एकड़ वुड मेक वन अ रिच आसामी, और जिसके पास में 10 एकड़ जमीन होती थी उसको रिच आसामी बोला जाता था। अच्छा, कल्टीवेशन जो है उस टाइम में इंडिविजुअल होती थी, सभी लोग अपनी अलग अलग खेती करते थे। अच्छा, पीजेंट जो है अपनी लैंड को दूसरे सामान की तरह ही खरीदते और बेचते भी रहते थे क्योंकि वो उनकी खुद की जागीर होती थी। राजा को तो सिर्फ वो लैंड रेवेन्यू वगैरह देते थे। 19वीं सेंचुरी में दिल्ली आगरा के रीजन्स के बारे में हमको पता चलता है कि इनके किसानों के पास में भी ज़मीनें वगैरह थी 17वीं सेंचुरी में। इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, अब अपन बात करते हैं कि उस टाइम में जैसे आज मॉनसून जो है वो बैकबोन है एग्रीकल्चर की, तो उस ड्यूरेशन में भी बैकबोन ही था वो एग्रीकल्चर की। तो आज के तरीके से जो पीपल्स हैं वेल्स डिग करके रखते हैं, उस ड्यूरेशन में वेल्स वगैरह नहीं होते होंगे, या पीपल जो हैं या गवर्नमेंट जो है उनके लिए नहर वगैरह का इस व्यवस्था करके रखती होगी, ये बात भी देखेंगे। द एविडेंस ऑफ द लैंड, वहाँ पे क्या था, लैंड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम में, लेबर भी बहुत ज़्यादा थी और पीजेंट वगैरह जो थे उनकी मोबिलिटी वगैरह थी, काम की तलाश में वो लोग भटकते रहते थे। इन 3 फैक्टर्स की वजह से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ी। जो प्राइमरी जो पर्पस था लोगों का खेती करने का वो क्या था कि भाई लोगों को खाने के लिए अनाज मिल जाए, इतना वो पैदा करते थे। उस टाइम में राइस, वीट और मिलेट्स जो हैं ये क्रॉप्स उगाई जाती थी। ठीक है, और जिन एरिया में 40 इंचेस या इससे ज़्यादा रेनफॉल होती थी वहाँ पे राइस प्रोड्यूसिंग जोन थे। उसके बाद में वीट और मिलेट्स वगैरह जो हैं ये उगाए जाते थे अकॉर्डिंग टू द स्केल्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। मॉनसून जो था आज के अकॉर्डिंग ही एग्रीकल्चर की बैकबोन था, बट देयर वर क्रॉप्स रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर। कई बार कुछ ऐसी क्रॉप्स भी होती थी जिनको एडिशनल वाटर की ज़रूरत होती थी, उनके लिए वो आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह जो हैं तैयार करके रखते थे। इरिगेशन प्रोजेक्ट रिसीव स्टेट सपोर्ट एज वेल, और इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो स्टेट्स के सपोर्ट से ही बनते थे, जैसे कोई नहर वगैरह, डैम्स वगैरह बनाना। नॉर्थ इंडिया में हमको कुछ एग्जाम्पल्स मिले हैं जहाँ पे नई कैनल्स वगैरह, नहर नाला वगैरह
खोदा गया है और उनकी रिपेयर के बारे में भी पता चलता है, उनका मेंटेनेंस वगैरह के बारे में। इसी तरह शाहजहां के टाइम में एक शाह नहर थी पंजाब में, जिसकी उन्होंने मेंटेनेंस वगैरह की थी।